हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विवेक कौरा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो हम चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे पार्ट पर, जहाँ से हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में पढ़ना चालू करेंगे कि इक्विलिब्रियम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हम इसको फीलिंग्स के साथ कैसे समझ सकते हैं। इसके बाद में हम जीरोथ लॉ पढ़ेंगे, थर्मोकपल्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ईएस और गेट वगैरह में दोनों में उसकी प्रिपेयर करेंगे। बट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए एक सेपरेट वीडियो होगा, उसका नाम होगा पार्ट 3। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे, बट वो क्वेश्चन कैसे थे, वो 1 मार्क्स क्वेश्चन थे। अब जैसे 2 मार्क्स क्वेश्चन जो भी रहेंगे गेट के लिए, तो उसको हमें एक नए सॉफ्टवेयर वेबकैम के थ्रू हम जो है उसको करेंगे। तो वी विल गोज टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हिंदी में संतुलित अवस्था कहते हैं। संतुलित स्थिति जिसमें कोई चेंजेस ना हो। जो स्टेट है, जो स्थिति है, उसमें जब कोई चेंजेस ना हो रहा हो, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। आज थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, ठीक है, थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है और इसमें बहुत सी चीज़ें आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, प्योर सब्सटेंस वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इक्विलिब्रियम को समझते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। मोस्टली इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा जो लास्ट होता है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम मीन्स कोई चेंजेस ना हो रहा हो। थर्मल मीन्स टेम्परेचर हुआ, हीट हुआ, इनमें कोई जब चेंजेस ना हो रहा हो ना, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। और जब मैकेनिकल की बात आती है तो मैकेनिकल चीज़ कैसे चलती है, तो वो फोर्स का मैकेनिकल कोई भी पार्ट है। मशीन, मैकेनिकल मीन्स मशीन कैसे चलती है, मोशन कहाँ से आता है, फोर्स से। तो जब भी फोर्सेस में चेंज ना हो रहा हो, मोशन में चेंजेस ना हो रहे हों, तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब बात आती है केमिकल में, तो सिंपली केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज ना हो रहा हो तो केमिकल रिएक्शन में कोई चेंजेस ना हो रहा हो तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। इफ़ देयर इज अ नो स्पॉन्टेनियस चेंज इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज सेड टू एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ अ थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसा कि मैंने कहा, सिंपल। अब सेकंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अनबैलेंस्ड फोर्स। जब मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक टॉपिक होता है बैलेंसिंग। जब हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि अनबैलेंसिंग इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाता है। अब ये वर्ड यहाँ पे अनबैलेंसिंग ही क्यों आया, मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा। अगर ये बैलेंस हो जाता, इस फोर्स को हम बैलेंस कर दें, तो आपको नहीं लगता कि वो इक्विलिब्रियम की स्थिति गेन कर लेगा। तो इस कारण यहाँ पे अनबैलेंस लिखा हुआ है। एक एक वर्ड सोना है, ध्यान रखें। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अनबैलेंस्ड फोर्स within the system itself and also between the system and surrounding, the system is said to be exist in a state of a mechanical equilibrium।
जब कोई पदार्थ जब कोई भी पदार्थ या कोई भी सिस्टम जिसमें कि अनबैलेंस फोर्स उपस्थित ना हो, जब कोई सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स असंतुलित बल उपस्थित नहीं है, तो ऐसी मशीन, ऐसा सिस्टम या ऐसा सब्सटेंस अपनी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन को गेन कर लेगा। अब बात आती है केमिकल इक्विलिब्रियम की। इफ देयर इज नो केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफर ऑफ अ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम इज सेड टू एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया, मैंने यहाँ पे मैकेनिकल किए, केमिकल की जो जगह मैकेनिकल लिख दिए। केमिकल, सिंपल। अब नोट्स पे जाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इफ़ देयर इज एनी ऑफ above condition will we satisfy the system is in equilibrium stage। इन तीन में से कोई सी भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेज में है। फेस इक्विलिब्रियम इज द अमाउंट ऑफ द फेस डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फेस इक्विलिब्रियम कहते हैं जिसमें ये वेपर है, H2 है क्या, जल ही, दोनों चीज़ एक ही है। तो ये क्या है, फेस इक्विलिब्रियम है। इसमें जो सब्सटेंस है वो चेंज नहीं हुआ। लोहा रबड़ नहीं बन गया या रबड़ लोहा नहीं बन गई। समझिए बात। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब होती है स्टेज और प्रोसेसेस। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस। एनी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम स्टेज ऑफ द सिस्टम कहते हैं। चेंज इन स्टेट को हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस कब कहेंगे, जब उसकी स्थिति में चेंज, मतलब जो कोई पॉइंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट चला गया, अब वो डिक्रीज कर गया हो, इंक्रीज कर गया हो, एक्सपोनेंशियली बड़ा हो, लीनियर बड़ा हो। ठीक है, तो उसकी जो स्टेज में चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेज थ्रू विच द सिस्टम पास while गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल स्टेज इज कॉल्ड द पाथ ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, सिंपल। जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो वो एक जो पाथ जनरेट करती है, वो जो रास्ता बनाती है, उसे हम पाथ ऑफ द प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अ प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड। प्रोसेस हमेशा दो प्रकार की होती हैं, एक कॉसिस्टैटिक, नॉन कॉसिस्टैटिक एंड रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल। अब बात आती है कॉसिस्टैटिक्स की। इस पर भी मेरा सेपरेट छोटा सा वीडियो बना हुआ है। इसमें अगर मैं कुछ टॉपिक्स भूल जाऊं तो आप वो वीडियो भी देख लेना। अब कॉसिस्टैटिक्स क्या होता है, जब कोई प्रोसेस इतनी स्लो हो कि हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। इनफाइनाइटली स्लो, बहुत ही स्लो। ठीक है, हम उसको
जैसे प्रोसेस कोई हो रही है, इतनी स्लो हो रही है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि वो हो रही है, तो वो प्रोसेस क्या है? क्वासी स्टैटिक्स है। और नॉन क्वासी स्टैटिक्स, क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस को छोड़ के जो कुछ भी है वो सब नॉन क्वासी स्टैटिक्स है। सिंपल। इफ अ प्रोसेस टेक प्लेस इनफिनिटली स्लो इट कॉल्ड अ क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस, अदरवाइज अ नॉन क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस। सिंपल। अब क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस जो होती है उसके कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस में हमको ऑल द पॉइंट ऑफ इनिशियल, लाइक इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सभी पॉइंट हमको पता होते हैं। बट इन नॉन क्वासी स्टैटिक्स केवल फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट हमको पता होता है। जब हम क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ पीवी डायग्राम और एनी साइक्लिक प्रोसेस, तो हम जो है उसको वाई लाइन के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, और नॉन क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस को डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यही नोट्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, जो आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेने हैं, ताकि क्वेश्चन आएगा, पूछेगा, हमको जवाब दे देना है। और ये मत सोचिए कि एक एक पॉइंट ये सोना है, हर क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछा आ रहा है और पूछा जाएगा। इन अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस all the state point between initial and final state are known, and other process only initial and final stage are known. Other means non-quasi statics. In a quasi-static process generally represented by joining line on a property diagram, and non-quasi statics is represented by a dotted line. ठीक है, हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, क्वासी स्टैटिक्स स्टेज ऑफ द प्रोसेस क्या होता है? ये दो प्रकार की होती हैं, क्वासी स्टैटिक्स, नॉन क्वासी स्टैटिक्स। इनफाइनाइटली स्लो, ये जो प्रोसेस है, इनिशियल है P1, सेकंड प्रेशर है, फाइनल पॉइंट है इसका P2, प्रेशर P1 P2 जो कि पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसकी V1 वैल्यू है, V1 इनिशियल वैल्यू और सेकंड V2 फाइनल वैल्यू। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे बताई गई हैं। तो इस साइकिल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए लाइन के थ्रू, बिकॉज इट इज ए क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस। ये क्वासी स्टैटिक्स क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, जैसे लोहे में जंग लगना, एक क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस है, क्योंकि जंग एकदम से नहीं लग जाती, धीरे धीरे लगती है। नॉन क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस ये फट से हो जाती है, प्रेशर कुकर का फटना, बूम, एटम बम वगैरह, अभी पता ही नहीं चलता और खेल ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या है? नॉन क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस है। और कहाँ होता है नॉन क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स आपने देखा होगा, उसमें जो एयर जैसे ही वो जाता है फ्यूल, तो जो बूम आती है, मतलब जब ईंधन जलता है, तो वो नॉन क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस है। बस कंसिडर क्या किया जाता है, कार्नोट ने क्या किया था? क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस किया था, क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, बट एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि हर रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक्स हो, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरे को लगता है आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। अब बात आती है रिवर्सिबल प्रोसेस की, और
इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इसकी डेफिनेशन क्या है? A process is said to be irreversible if it can reverse in a direction following the same path of the forward process without leaving any change in the system as well as surrounding otherwise irreversible process। मैंने इस पर इतना जोर देके क्यों पढ़ाया? क्योंकि इसका एक एक बात सोना नहीं है, डायमंड है, डायमंड। ये देखो, ए प्रोसेस, कोई भी क्रिया को हम रिवर्सिबल जब कहेंगे जब उसका इनिशियल पाथ एंड फाइनल पाथ सेम हो। पहली चीज, जो इफ़ेक्ट सराउंडिंग में पहले हो रहा था जब इनिशियल से फाइनल में गया था और अब फाइनल में इनिशियल में जा रहा है, तब भी वही इफ़ेक्ट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तब हम उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है। अ फ्रैक्शनलेस क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस इज आल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस or all quasi-static process are reversible process but vice versa is not। ये मैंने पहले ही बता दी। अब होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ठीक है, प्योर सब्सटेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं, जल वाटर है, वाटर को गर्म किया, भाप हुआ, वेपर बन गया, तो उसमें जल है, और जल को तुमने जमा दिया, आइस बन गया, सॉलिड हो गया। जल में तीन हो गई है, मगर मॉलिक्यूल क्या है? वो ही है। स्टेज चेंज हुई है, चीज़ वही है। नहीं समझे? प्योर सब्सटेंस मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर या केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब पूरे में हो एक समान। जैसे बर्फ़ को हम इजीली लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड को इजीली हम आइस बना सकते हैं। तो क्या ये प्योर सब्सटेंस है? यस। एयर को भी हम जो है प्योर सब्सटेंस ऐसा ट्रीट करते हैं, इस क्वेश्चन में, इस वाक्य में पूरी थर्मोडायनामिक्स घुसी हुई है। मैं समझाऊंगा बाद में जब हम आइस इंजन पढ़ेंगे कि एयर को हम प्योर सब्सटेंस क्यों कहते हैं। यहाँ पे मैं समझाऊंगा, तो कुछ ये ज़्यादा ही हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं। A substance is said to be a pure substance if it is a homogeneous chemical composition throughout, जैसा कि मैंने कहा वो लिखा हुआ है। It does not have to be a single chemical element or a compound. It does not have to be a single chemical element or a compound. A mixture of a various chemical compound or element also qualify as a pure substance as long as mixture of a homogeneous, means example air। इस बात का ये हुआ कि सिंगल एलिमेंट जो भी है उसी को हम प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते। कोई भी पदार्थ हो, कितने भी पदार्थ हों या कोई भी मिक्सचर ही क्यों ना हो, मिक्सचर के भी होमोजीनियस है, मतलब होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन है उस मिक्सचर का भी, तो वो भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ये और ज़्यादा अच्छे से आइस इंजन में समझ में आएगा। ठीक है, तो वेट कीजिए आइस इंजन पढ़ाने के लिए। अभी थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल: N2 एयर, वेपर, लिक्विड, लिक्विड, वेपर।
प्योर सब्सटेंस। अब आ गया गिब्स फेस रूल। ये गिब्स नाम की कोई वैज्ञानिक है, उन्होंने ये दिया था P + F = C+2। F is a degree of freedom, P is a number of phases, C is a chemical composition और 2 is a constant। अब बताती है इन्होंने क्यों दिया था। इस फॉर्मूले के द्वारा हम उसमें केमिकल कंपोजिशन को डाल सकते हैं, नंबर ऑफ फेसेस को जान सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को जान सकते हैं। ठीक है, हम ये पता कर सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है। इसका उपयोग जनरली प्योर सब्सटेंस को फाइंड करने में ही किया जाता है। अ फेस इज ए, फेस क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है फेस को जानना, क्योंकि अगर हमको ये फेस आता है तो हम पाथ सिस्टम और वर्क कैसे पाथ सिस्टम है या प्रॉपर्टी है कि पाथ सिस्टम है वो बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो फेस इज डिफाइंड एज a quantity of a mass that is a homogeneous throughout in a chemical compound and physical structure, example solid liquid gas मतलब water। when a degree of a freedom is defined as the minimum number of intensive variable or properties required to fix the state of the system। Triple point of any substance is a state which it can be exist equilibrium in solid liquid gas। Triple point of water 0.01 सेल्सियस या 273.16 केल्विन and pressure is 0.6112 किलो पास्कल kPa। ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टिक टिक घड़ी चल रही है। और हमको कवर भी करना है, स्लाइडें बहुत हैं। चलिए गिब्स फेस रूल पे हम हमारे नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा थर्मोडायनामिक्स का, उसमें हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जब मैं आपको एक बार और अच्छे से इसको समझाऊंगा कि गिब्स फेस रूल क्या होता है। अभी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेरे को पता है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए। ठीक है, अब हम आते हैं जीरोथ लॉ पे। एक जीरोथ लॉ क्या होता है, इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है छोटा सा, उसको भी देख के आप समझ सकते हो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। इस पे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप सोच नहीं सकते, और अगर आपको ये बनता है तो आपको थर्मोडायनेमिक्स आ गई समझो। इसको सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता है, इसको जीरो नाउ क्यों दिया गया। इसका एक ही कारण है, सबसे पहले फर्स्ट लॉ आया, देन जीरोथ लॉ आया। अब फर्स्ट लॉ के पहले कोई चीज़ आ जाए, अब जैसे कि आपने एक अलमीरा है, उसका एक ड्रॉज है, अब ड्रॉज में वो ऐसे नहीं, सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। अब आपने कोई चीज़ बनाई, अब कोई चीज़ आपने बनाई है, अब आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, पर आपको जस्ट एक्सप्लेन करते ही समझ में यार इसके पहले ये होना था, देन इसके बाद ये है, तो आप क्या करोगे। बन के पीछे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो बचा क्या, जीरो। जीरो था, क्योंकि पहले इसको आना था, मगर पहले आया कौन, फर्स्ट लॉ, इसलिए ये जीरो था।
फर्स्ट लॉ अगर फर्स्ट ना होके सेकंड हो जाता तो ये फर्स्ट लॉ होता। सिंपल। इसका ये किसने ड्राइव किया था? ये R.H. फॉलोवर एज अ साइंटिस्ट 1931 में उन्होंने फॉर्मुलेटेड किया। और फॉर लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं होता, इट कैन नॉट बी ड्राइव। तो वी विल टॉक अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। जल्दी से समझते हैं और थर्मोकपल पे चलते हैं और टेम्परेचर स्केल पे चलते हैं। टेम्परेचर स्केल की मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके कारण आप उस सूत्र को धरोगे और क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है। चलिए, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। A zeroth law of the thermodynamics is defined as if two bodies are in a thermal equilibrium with a third body C, then A and B are also in a thermal equilibrium। ये कह रहा है कि कोई वस्तु, कोई भी बॉडी, कोई भी शरीर, कोई भी मशीन जो आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और वो दोनों की दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं, तो आप उससे तीसरी बॉडी जो भी अटैच करोगे वो ऑटोमेटिक थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। ये बात ये कह रहा है। अब इसको हम थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे। ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा, चलिए मैं ऐसे समझाता हूँ। आप चल रहे हैं, एक निश्चित वेलोसिटी से आप चल रहे हैं। एक दोस्त आता है, वो आपका हाथ पकड़ लेता है, तो जो दोस्त की वेलोसिटी है और जो आपकी वेलोसिटी है मैच हो जाएगी, वो दोनों साथ चलोगे। ठीक है। अब कहीं जाते जाते एक तीसरा मित्र और मिल गया आपको, उसने भी आपका हाथ पकड़ लिया, भाई कहाँ जा रहे हो? तो आपने बताया यहाँ जा रहे हैं, तो वो भी आपके संग हो लिया। ठीक है, तो वो भी संग हो लिया, तो उसको भी आपने हाथ पकड़ लिया, चल भाई तू भी चल। तो तीनों क्या आ गए इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सी कहाँ था? पहले और कहीं खड़ा था, बी कहीं और खड़ा था, और कहीं और ए जो आप हो वो कहीं और से चले थे, मगर संग आ गए तीनों इक्विलिब्रियम में। यही तो जीरो था। इट स्टेट दैट इफ टू बॉडीज आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड बॉडी C, then A and B are also in a thermal equilibrium. Let me explain. Let us say T1, T8, T3 are the temperature of three bodies which show in a diagram A, B and C respectively. चित्र A, B और C में तीन टेम्परेचर हैं। चित्र A का टेम्परेचर TA है, चित्र B का टेम्परेचर TB है, चित्र C का टेम्परेचर TC है। ठीक है। अब गिवन दिया गया है A और B का टेम्परेचर सेम है, TA इक्वल टू TB, और BC का टेम्परेचर सेम है, TB इक्वल टू TC। तो देन अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ TA इक्वल टू TC। ठीक है, सिंपल, जीरोथ लॉ ख़त्म। थर्मोकपल ये क्या है? ये एक सीडबैक इफेक्ट होता है, 10th-12th में पढ़ाया जाता है। सीडबैक इफेक्ट, उस पर ये वर्क करता है थर्मोकपल। ये जनरली या टेम्परेचर को मापने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे ये दिखा रहा है टेम्परेचर ऑफ दिस, टेम्परेचर ऑफ दिस, इसमें ये है EMF जनरेट हुआ, इसकी ने बता दिया, खेल ख़त्म और कुछ नहीं है। अब टू डिफरेंट मेटल आर जॉइन, टू डिफरेंट मेटल हैं आर जॉइन इन टू डिफरेंट जंक्शन, टू डिफरेंट जंक्शन है, एक ठंडा है एक गर्म है। टू डिफरेंट जंक्शन विच आर कीप्ड इन अ डिफरेंट टेम्परेचर, जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, चित्र में दिख रहा है। देन एन EMF इज जनरेटेड बिटवीन द टू जंक्शन, जो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा।
इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर में वो ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ईएमएफ इज जनरेटेड बिटवीन ए टू जंक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। EMF is proportional to the T2 minus T1. T hot is a T2 and T1 is a T cold. टेम्परेचर ऑफ कोल्ड, टेम्परेचर ऑफ हॉट। हॉट में से टेम्परेचर कोल्ड किया, जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट भी प्रोपोर्शनल होगा जनरेटेड ईएमएफ के, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। सिंपल, ख़त्म। तो लेट्स, अब हम मिलते हैं अगली थर्ड क्लास में। तो आप सबका बेसब्री से मेरे को इंतज़ार रहेगा और हम उसमें अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे थर्मोकपल के ऊपर, टेम्परेचर स्केल्स के ऊपर और जीरोथ लॉ के ऊपर, गिब्स फेस रूल के ऊपर। ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। और आखिरी अब सवाल आ गया है, अब हम आखिरी मुकाम पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है टेम्परेचर स्केल, और इसमें अच्छे अच्छे लटक जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको ऐसे दो फॉर्मूले बताऊंगा जिसमें बोल पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, कई बार तो क्वेश्चन यही पूछ देता है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर किस सेल्सियस से टेम्परेचर पे दोनों सेम होता है, तो ये सिंपल है 40। कई बार तो यही पास है, 40 वैल्यू याद रखना। टेम्परेचर स्केल, अ टेम्परेचर इज मेजर इन अ रैंडम एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो एनर्जी की रैंडमनेस होती है उसको हम टेम्परेचर के थ्रू नापते हैं, ठीक है। ये हमारा अब दूसरी पॉइंट, a scale are based on some easily several have been used till date. The freezing and boiling point of the water are also called ice and steam point of the water respectively. There is a two type of scales are mostly used, Fahrenheit then Celsius. दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए हैं। ये दिया हुआ, ये देखो, स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या होता है सेल्सियस में, 0 पे बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है और उबलता कब है वाटर 100 सेल्सियस जैसे ही होता है। जब भी घर में वाटर उबलने लगे समझ जाना इसका टेम्परेचर 100 हो चुका है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में क्या होता है 32 मनुष्य का तापमान कितना होता है, याद करो, कमेंट में बताओ। 9 से समथिंग होता है, पूरा नहीं बताऊंगा। और दूसरा, जब उबलता है तो 212 होता है, 212 212 फ़ारेनहाइट। तो ऐसी इन दोनों में ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें इन दोनों की वैल्यू सेम होती है? ये क्वेश्चन है, कमेंट में करके आंसर ज़रूर बता देना। 40 है बट प्लस या माइनस ये ज़रूर बताना, ठीक है। अगर मेरे को सही लगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आंसर क्या है। चलिए, अब आती है फॉर्मूला की बात, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लें। यहाँ हम पहुँच गए, ये प्रेजेंटेशन का यही तो फ़ायदा है, स्लाइड में पढ़ने का यही तो फ़ायदा है। टी, जिसका हमको टेम्परेचर निकालना है। सेकेंड, टी आई इनिशियल, टी एस टेम्परेचर ऑफ स्टीम और टी आई टेम्परेचर ऑफ आइस। यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ आइस है और ये टेम्परेचर हमको निकालना है, और जो भी कांस्टेंट इसमें वैल्यू दी गई है इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। बट ये तो है पुराना, इसमें जाएंगे तो हम लग जाएंगे, हमको यहाँ नहीं जाना। हमको केवल 5/9 और 9/5 इन पे जाना है। वो कहाँ है, वो यहाँ है। अगर फ़ारेनहाइट स्केल है
तो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस पता होगा, कोई दो मत की बात नहीं है। तो ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट निकालना है तो 9/5 करो, टी सीधा रो प्लस 32 कर दो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। और अगर सेल्सियस है तो 5/9, उसका उल्टा 5/9 करो, फ़ारेनहाइट में से जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस से ज़्यादा ही होगा, याद रखना, उसमें से 32 घटा दो, सेल्सियस हो गया, खेल खत्म, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसमें कहाँ मुड़ पके, 2 नंबर क्वेश्चन है, टाइम ये ज़्यादा खा जाएगा, ये पट्ट सा वैल्यू 1 नंबर बना देगा उसको, वो 2 नंबर क्वेश्चन को 1 नंबर बना देगा। तो ये मत सोचना इस पे आया नहीं, है बहुत आता है आता रहेगा, क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे कि चलो ये यहाँ पे हम करे थे, ये सब 1 नंबर्स के क्वेश्चन है। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, टिक कर दो भी, तो ये रटा गया है सब, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। देन इसके बाद ये पार्ट 2 होगा, 2.1 होगा, ये पार्ट 2 है ना, इसका 2.1 आएगा, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। और इसका अब पार्ट जो 0.1 है, 1 का पार्ट जो 2 है, अब ये ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी इंट्रैक्शंस वगैरह के लिए। तो गुड बाय बाय, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है, चलिए मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय एंड सी यू, बाय बाय।